इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में इस चरम तनाव ने पूरे ही खाड़ी क्षेत्र को युद्ध की दहलीज में ही लाके नहीं खड़ा कर दिया, बल्कि पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो वर्तमान में वैश्विक संकट का सबसे बड़ा प्रतिरूप देखने को मिल रहा है। भारत का विस्तारित पड़ोस मिडिल ईस्ट इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। ईरान और आसपास के सारे खाड़ी देश आपस में युद्धरत हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों के द्वारा जो ईरान पर पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। अब इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान के जो सुप्रीम कमांडर थे, सुप्रीम लीडर थे खमेनी, उनकी मौत हो चुकी है और साथ ही उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, चाहे उनकी बेटी हो, दामाद हो, बहू हो, यहां तक कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हो, जो बड़े बड़े सलाहकार थे, जो टॉप लेवल था ऑफिसर्स का, वो सारा का सारा जो है खत्म हो चुका है। इस स्तर पर जाकर के आज वर्तमान स्थिति बन चुकी है और ईरान बड़े स्तर पर जो है इसका प्रतिरोध कर रहा है, बड़े स्तर पर जो है इस पर जो है अपनी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। तो आप सभी के साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वर्तमान का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है। 28 फरवरी 2026 से प्रारंभ हुआ ये तनाव अभी कुछ ही घंटों में किस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है और एक्चुअल में इसके पीछे का कारण क्या है ना। देखिए, ये घटनाक्रम आप मीडिया में अब देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर पे भी देख रहे हैं और बहुत सनसनीखेज करके पूरे मामले को बताया जा रहा है, देखा जा रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप आसान भाषा में इस पूरे के पूरे जो है क्षेत्र के इस तनाव को समझ पाएं और साथ ही इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसके क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, साथ ही हमारे देश भारत को इसका किस तरीके का प्रभाव और किस तरीके की चीजें भारत के साथ आके खड़ी होंगी, भारत का क्या स्टैंड होगा, इन सब पर हम विस्तार से बात करें। सबसे पहले एक बार बैकग्राउंड समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में इजराइल और ईरान के बीच में तनाव किस तरीके से बढ़ता चला गया और इसमें अमेरिका की एंट्री है ना। साथ ही आप देखिए, अभी जो वर्तमान सिनेरियो है पूरे विश्व का, पूरा यूरोप आप तनाव में है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो चल ही रहा है, उसको रोका नहीं जा सका। युद्ध जब एक बार प्रारंभ हो जाते हैं तो युद्ध को रोकना लगभग असंभव हो जाता है। तो रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है ना। इजराइल और हमास के बीच में एक लंबा संकट मिडिल ईस्ट के साथ हुआ। मैं एक बार मैप में थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं। अभी आपने देखा वेनेजुएला संकट किस तरीके से रहा और अभी जो ये ईरान संकट आके खड़ा हुआ है, यहां पर देखिए फारस की खाड़ी है, ये मानचित्र है हमारे पश्चिम एशिया का, मिडिल ईस्ट का। यह है फारस की खाड़ी, यहां पर है हुर्मुज स्ट्रेट और यह है अरब सागर। यहां पर बहुत सारे देश हैं जो फारस की खाड़ी में अवस्थित हैं। ये यूएई है और इस समय ईरान ने केवल और केवल ये जो पूरा का पूरा जो इजराइल और अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से हमले किए गए, वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उसके बाद से ईरान ने इजराइल समेत लगभग 9 देशों पर हमला किया है। ठीक है, तो बहुत इत्मीनान से एक एक चीज समझेंगे, मैप के माध्यम से समझाऊंगा और एक जटिल विषय वस्तु को आप सभी के लिए मैं आसान कर दूंगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े हुए जो हमारे चर्चित मुद्दे हैं उसमें इस मुद्दे को मैं अब आप सभी को पूरा बैकग्राउंड समझाऊंगा। इस सेशन में आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे और इसके बाद इससे जुड़ा हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के एक दो सेशन में आपके और लूंगा, ताकि आपको ये विषय वस्तु बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए और एग्जाम व्यू पॉइंट से आप इस पे चीजें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर डायरेक्शन से समझ पाए। देखिए, यदि हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें तो पूरा मैप इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्षेत्र का। पिछले लंबे समय काल से यहाँ का मैप काफी चर्चा में रह रहा है। उसी तरीके से मेंस व्यू पॉइंट से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में किस तरीके का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, विश्व इतिहास और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ इसको देख सकते हैं। और इंटरव्यू में तो आपका क्या इसको लेकर प्रोस्पेक्टिव है, भारत और भारत के संदर्भ में हम इसको चीजों को समझना होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरा पहला सेशन है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। एक दो सेशन आगे अभी और लूंगा ताकि आपकी एक एक विषय वस्तु कंप्लीट हो और इस विषय वस्तु से जुड़े हुए जो भी घटनाक्रम होंगे मैं सारे आप सभी से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात देखिए, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, पहले उस घटनाक्रम को समझते हैं और फिर एक्चुअल में उसके पीछे का कार्यक्रम क्या है। मार्च अभी शुरू ही हुआ है ना। मार्च का शुभारंभ है, फरवरी खत्म हुआ। फरवरी के अंतिम डेट यानी 28 फरवरी को जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चालू हुआ,
इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो है एक बड़ा सैन्य अभियान चालू किया गया जिसका नाम ऑपरेशन रोरिंग लायन रखा गया। इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, है ना, ये नाम दिया। ये दो नाम आपको याद रख सकते हैं, ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये अभी से नहीं चल रहा, ये ऑपरेशन काफी टाइम से चल रहा है इजराइल के द्वारा ईरान के लिए, ठीक है। इससे पहले भी आपने देखा था इजराइल और ईरान की कई झड़पें हो चुकी हैं, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अभी वर्तमान का जो पूरा का पूरा, और अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ था पहले, आप सभी को पता है, उसने उसका जो बॉम्बर था उसके द्वारा जो है ईरान पे हमला किया गया था, और ये बड़े उसको है। तो एक्चुअल में क्या कारण है ना, क्या कारण है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है तनाव में है, इजराइल क्यों ईरान पे हमला कर रहा है? इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है। मैं कुछ कारण आपको बताता हूं। एक तो आप सभी को पता है लंबे समय काल से ईरान के द्वारा जो परमाणु कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, है ना, और जो आपके रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनके द्वारा लगातार कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऑफिशियल बातें कही गई, उनके द्वारा बोला गया ये एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक है ना, ये एक निवारक हमला है। ये जो परमाणु कार्यक्रम है इसको पूरी तरीके से खत्म करना है। तो ईरान जो परमाणु हथियार बना रहा है उसको समाप्त करने के लिए इजराइल का लगातार यही कहना है कि ये मेरे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। एक तो कारण ये। दूसरा, ईरान लगातार इस समय अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है और जो उसका सैन्य ढांचा बढ़ रहा है उसको भी पूरी तरीके से नष्ट करना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सत्ता परिवर्तन। आप समझिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमने कई सारे जो इंटरव्यू है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो उनके जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पे जितनी भी बातें होती है उससे यही निकल के आती है कि ईरान का जो वर्तमान शासन है उसको समाप्त करना है और ईरानी जनता को एक ईरानी जनता की अपनी सरकार लेकर के वापस आना है। तो आप देखें काफी हद तक इसमें अमेरिका और इजराइल सफल भी हुए हैं। और जो कूटनीति की विफलता है, आप देख रहे हैं परमाणु वार्ता को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में कई सारी बातचीत हुई, लेकिन उनमें विफल रहा, हर बार जो है वो कभी सफल नहीं हो पाया कार्यक्रम। तो ये सही कई सारे मल्टीपल कार्यक्रम होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं। तो अभी सुप्रीम लीडर की मौत हुई है ना, अब मामला और गर्म हो चुका है और ज्यादा चीजें आगे बढ़ चुकी है। बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक हुई, लगभग 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट ईरान के लगभग 17 प्रांतों में 500 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार हमला करते जा रहे हैं। और ईरान जो है, आप एक तरीके से समझिए, ईरान ने भी ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 4, है ना। ट्रू प्रॉमिस कई सारे ऑपरेशन हुए हैं, 1 2 3 ये 4 है आपका। ट्रू प्रॉमिस 4 जो है जवाब है ईरान का, जिसमें ईरान ने 7 देशों में हमला किया है। सात बड़े देश, इजराइल जो है ईरान पे भी तो हमला है, ये ईरान के द्वारा इजराइल पे तो हमला किया ही गया है। अब मैं एक बार वो सारे देश देखिए, ये आपका मैप है मिडिल ईस्ट का, और यहां पर देखिए बहुत सारे देश सीमा साझा कर रहे हैं फारस की खाड़ी के साथ, ईरान के बिल्कुल नजदीक है, ईरान के बिल्कुल नजदीक है। आप देखिए ये सारे गल्फ कंट्रीज हैं, है ना, मिडिल ईस्ट का एरिया है पर गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है। तो एक बार मैं ये जो एयर स्ट्राइक हुई है अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने यहां पर हैं, इनफैक्ट यूएई पर जो बुर्ज खलीफा के पास जो है एक एयर स्ट्राइक की गई है ईरान के द्वारा, ईरान ने टारगेट किया लगातार। तो आप देखिए यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया। तो लगातार जो है ना, अबू धाबी और दुबई में जो है संयुक्त अरब अमीरात के शहरों पर ईरान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है। सऊदी अरब में रियाद जो उसकी राजधानी है वहां पर जो अमेरिका के हर जगह बेस कैंप हैं उनको टारगेट किया गया है। कतर की राजधानी दोहा पे टारगेट किया गया है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी पर टारगेट किया गया है। जॉर्डन की राजधानी में एक एयर बेस है आपका अमेरिका का जिसका नाम है मुफाक सल्ती, उस पे जो है टारगेट किया गया है। बहरीन की राजधानी नामा पे टारगेट किया गया, एक छोटा सा देश है बहरीन, यहां पर है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा देश है बहरीन, यहां पर टारगेट किया गया है। इराक की राजधानी बगदाद पर, सीरिया की राजधानी, सीरिया का एक शहर है स्वेडा, ठीक है, वहां पर किया गया। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा मामला है। अब कारण मैंने आपको बताया कि पीछे मल्टीपल कारण है। इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष आज वर्तमान में अमेरिका की एंट्री के बाद, और जिस तरीके से जो है ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को जो है देखते हुए इन सब देशों पर हमला किया। सारे संप्रभु देश हैं, अमेरिकी एयरबेस हैं, और जहां पर भी नेवल शिप है, नेवल बहुत सारे यहाँ पर अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर भी हमला ईरान लगातार कर रहा है। और ये
अब जो है रुकने का नाम नहीं लेगा, इस पे समय लगेगा और बहुत लंबी कवायद चलने वाली है। अब पूरा का पूरा गल्फ क्षेत्र जो है, चूंकि पूरा का पूरा ऑयल क्षेत्र है ना, ये सब कुछ हो रहा है ऑयल डिप्लोमेसी को लेकर के। इसके पीछे का जो एक हिडन कारण है, ऑयल डिप्लोमेसी भी इसमें लगी हुई है। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ठीक है, लगातार इस पे हम चर्चा करते रहे हैं, ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, इसकी कोशिश कर रहा है, कई बार पाबंदियां लगाई गई हैं। परमाणु कार्यक्रम ईरान कहता है कि मैं अपने शांति के लिए कर रहा हूं, सिर्फ बिजली बनाने के लिए कर रहा हूं, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कर रहा हूं, मैं हथियार नहीं बना रहा हूं। इस पे ईरान कई बार सफाई दे चुका है, आईएईए के द्वारा कई बार प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा मैंने जैसा कि आपको बताया कि ईरान लगातार बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, और जो सैन्य कार्यक्रम है हर कंट्री कर रहा है, कौन सा देश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो फिर सारे देश एक दूसरे से लड़ जाने चाहिए। इजराइल और ईरान को लेकर के कई सारे मामलों पर टकराव हुआ, जैसे अभी हमास वाला मुद्दा था, वो भी आपने देखा। तो हमेशा ईरान और इजराइल के बीच में एक विरोध चलता ही रहता है, और ये विरोध बहुत पुराना है। आज तक ईरान ने इजराइल को एक देश का दर्जा ही नहीं दिया है, तो दोनों के देशों में लगातार ये चलता रहता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका हमेशा दखल करता है, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लिबनान हो, चाहे यमन हो, ये जितने भी देश हैं, इन सभी देशों पर अमेरिका का लगातार हमें जो है यहाँ पे जो तनाव वाली स्थिति रहती है, अमेरिका एंट्री करता है, और आज वर्तमान में वही स्थिति देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये अमेरिका की जो अमेरिका मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, ये निश्चित तौर पे अपने आप में इस पूरे क्षेत्र को अशांत कर रही है। और जिस तरीके से ट्रंप महोदय अपने आप को नोबेल प्राइज और एक शांति मेकर के तौर पे जो है वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे तो चाहे 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला संकट की बात करें, जहां पे पूरी डेमोक्रेसी को कोलैप्स कर दिया गया, उसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट क्षेत्र है, जहां पे ऑयल डिप्लोमेसी को लेकर के चीजें देख सकते हैं आप। ऑयल डिप्लोमेसी में तेल बहुल क्षेत्र, और तेल बहुल क्षेत्र वेनेजुएला आप सभी जानते हैं, और वैसे ही ईरान के साथ भी लगातार जो है कोलैप्स करने के लिए ईरान की पावर्स को अमेरिका प्रयास कर रहा है। और इतनी सारी आर्थिक पाबंदियां इस जगह पे लगे, ईरान पे इतने कड़े प्रतिबंध लगे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इंपैक्ट तो हो ही रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मामला है। और अभी जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, अभी जो हालात हैं इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही तनाव भरे हैं। यहाँ का सुप्रीम लीडर खत्म हो चुके हैं, नए सुप्रीम लीडर संभवतः इनके बेटे बन रहे हैं, और यहाँ के जितना भी टॉप क्लास, जितना भी, चाहे वो डिफेंस सेक्टर के ऑफिसर्स रहे हो, या फिर सिविल सेक्टर के ऑफिसर्स रहे हो, या गुप्तचर एजेंसियों से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स रहे हैं, लगभग 40 से बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है स्थिति अभी देखने को मिल रही है। अभी इस मामले पे मैं आप सभी को बहुत आगे कंटिन्यूअस जो है लगभग जितने भी सेशन हो सकते होंगे, मैं बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा इसका लेकर के, प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, और थोड़ा सा जो है इस पे क्या व्यू पॉइंट, भारत का क्या पक्ष होना चाहिए, और भारत को किस तरीके से, चूंकि ये पूरा का पूरा ऑयल क्षेत्र है, भारत पे इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और इन सब चीजों पे बात करेंगे। और वर्ल्ड लेवल पे अभी चूंकि यूनाइटेड नेशन पे ईरान संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक हो गई है, एक चीज तो समझ में आ गया है कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद पूरी तरीके से अप्रासंगिक होती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बैठकें होती हैं, बातें होती हैं। आज तक ना तो रूस यूक्रेन संकट का हल निकल पाया यूनाइटेड नेशन से, ना इजराइल और फिलिस्तीन गाजा को लेकर कभी कोई हल निकल पाया, कभी हल वहां से निकलते ही नहीं है। बस तनाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसका रूप, क्योंकि लड़ने वाले ही सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं, एक तरफ रूस लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है अमेरिका लगा हुआ है ईरान के साथ या अन्य देशों के साथ, और यही परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, है ना। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे चीजें बहुत सारी हैं। प्रेजेंट सिनेरियो स्पष्ट है, संभवतः चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। मैं बहुत सारी बातें आपके साथ जो है बहुत कम टाइम पे आपको समझाऊंगा, बहुत चीजें स्पष्ट करूंगा। अभी जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसको हम IRGC कहते हैं, उसने कहा है कि हमने अपना नेता खो दिया है, पूरा देश शोक मना रहा है। ईरान में बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर लोग मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। कई सारे वीडियोज ऐसे भी जारी किए जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग खुशी भी मना रहे हैं, ऐसा भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता जो है वेरिफिकेशंस नहीं है। ईरान में अभी तक वर्तमान में लगभग 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 740 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और अभी सैन्य कार्रवाई रुकी नहीं है। ये अब लगातार चलती ही रहेगी, ऐसी स्थिति जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है, जिनका नाम है आयतुल्ला अली खमेनेई, जो कि मारे जा चुके हैं। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के धार्मिक शहर
मशहद के मौलवी परिवार में इनका जन्म हुआ था। खेमैनी शाह की नीतियों के खिलाफ थे और इस्लामी शासन की वकालत हमेशा ये करते थे। ठीक है, सुप्रीम लीडर के साथ साथ एक धार्मिक गुरु के तौर पे भी ये ईरान के लिए थे। और 1963 में शाह के खिलाफ भाषण देने पर इनको गिरफ्तार किया गया था। धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलनों का बड़ा चेहरा बनते गए। खमैनी भरोसेमंद सहयोगी माने जाने लगे। 1989 में इस ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, शाह की सरकार गिर गई, खमैनी देश लौट आए और नई इस्लामी सरकार बनाई। खमेनी को क्रांतिकारी परिषद में जगह मिली और बाद में उप रक्षा मंत्री शुरुआत में बनाया गया। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान खमेनी के ऊपर बम से हमला भी किया गया। उसी साल एक बम धमाके में तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत हो गई और एक चुनाव हुआ। चुनाव के बाद खमेनी भारी बहुमत से जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बन गए जो वर्तमान तक थे। इनको बहुत सारे लोग जो है वहां के एक सर्वोच्च सुप्रीम लीडर के तौर पे भी देखते थे, बहुत सारे लोग एक निरंकुश शासक के तौर पे देखते थे। तो 1989 से खमेनी के निधन के बाद खमेनी को देश का सर्वोच्च नेता यानी वहां का रहबर के तौर पे देखा गया। संविधान में बदलाव भी बहुत सारे इनके द्वारा किए गए। इनके जो समर्थक थे इस्लामी व्यवस्था के मजबूत रक्षक इसको मानते थे और इनके जो आलोचक इनको एक सख्त कट्टर चलाने वाले शासक के तौर पे भी देखते थे। तो 37 साल का ताकतवर खमेनी जो है अब खत्म हो चुके हैं, उनका शासनकाल खत्म हो चुका है। संभवतः उनके बेटे जो है अब नए कमांडर के तौर पे आए। इनको लेकर के और भी मैं चीजें आने वाले सेशंस में डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी का प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि पूरा का पूरा ये क्षेत्र, फारस की खाड़ी का क्षेत्र, हुर्मुज जलसंधि का क्षेत्र, देखो ईरान के पास सबसे बड़ा जो है ये कि हुर्मुज जलसंधि को यदि ईरान बंद कर दे तो निश्चित तौर पे उस पूरे क्षेत्र का तेल व्यापार सब कुछ ठप हो जाए और ये संभावना आप देखने को पाएंगे, जल्द ही चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ बातें थी। आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी मीडिया चैनलों में चीजें आप देख रहे होंगे। मैं मीडिया चैनलों जैसी बातें यहाँ पे नहीं करूंगा, तथ्यों पर आधारित आपकी परीक्षा ओरिएंटेड चीजें। यहाँ के भी मानचित्र को हम एक दो सेशन, अभी लगातार सेशन होंगे इस मुद्दे पर, ठीक है, और उन सेशंस को आपको एक एक करके देखते चलना है। निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। जय हिंद।